इसके कहने का मतलब यह है, इसी के तय हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड फ्रांस, जिसमें फ्रांस की कड़ी तरह से हार हुई और फ्रांस पर 2 इंग्लैंड है, इसकी राजधानी है लंदन। एक गाना भी था, लौंडिया लंदन से रहेंगे, रात में डीजे बजाएंगे, तो वही भी सत्य है। और राजा वहाँ पर वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि रानी के कोख से जो जन्म लेगा वही राजा होगा। रानी के कोख से जो जन्म लेगा वही राजा होगा, उसी को वंशानुगत कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे फ्रांस के कारण, जब फ्रांस को सर्दी लगेगी तो यूरोप छींकेगा। ये हकीकत में सर्दी नहीं लगती थी और ना ही कोई छींकता था। ये टेक्निकल भाषा के शब्द है जो इतिहासकार लिखते हैं। फ्रांस में अगर कोई हलचल होती थी, पूरा यूरोप महादेश में हलचल हो जाता था। इसका मतलब यह हुआ, मतलब फॉलो करवाने, इसको मिसिज खर्चालू के नाम से जाना जाता है। वैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं इसकी 2 माह की बेटी थी, जिसके पीछे 60 प्लस नौकर लगा रखा था, मेरी अंतुआनेत। और मेरी अंतुआनेत का कहना था कि जिस नौकर के हाथ में मेरी गोदी में मेरी बेटी अगर हंस देगी तो हम अपने सोने का हार उसको दे देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से खर्चा हुआ होगा उस राज में। नमस्कार, मैं अमित। अब वीडियो की इस कड़ी में पुनः आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ क्लास 9 के पहला चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति है क्यों, ऐसे क्यों हुआ, आखिर हम इसको क्रांति क्यों बोलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ये समानता के लिए हुआ था, न कि स्वतंत्रता के लिए। समानता कहने का मतलब ये था कि फ्रांस का राजा लुई 14वां था, जो 5 वर्षों में राजा बन गया था। आखिर आपको लगता होगा कि 5 वर्ष में कैसे कोई राजा बन सकता है। वहाँ पर फ्रांस के समाज को 2 वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग था विशेषाधिकार प्राप्त, कहने का मतलब वहाँ पर उस वर्ग को कहते हैं जो वहाँ के राजा को टैक्स नहीं देता था। एक है सर्वसाधारण, जिसमें आता है मजदूर, व्यापारी, किसान, गरीब, शिक्षक, विद्यार्थी। विशेषाधिकार वर्ग करने का मतलब इसको विशेष अधिकार प्राप्त होता है समाज में। उसमें 2 था, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। स्टेट कहने का मतलब हैसियत, इसको हम अपने लोग गाँव घर की भाषा में कहते हैं तुम है राम, तुम है डोम, तुम है मंडल, तुम है शर्मा, तुम है तेली। उसी तरह से 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट, इसको पादरी कहते थे। पादरी कहने का मतलब जो चर्च में रहते हैं, जो सिस्टर लोग का जीवन भर अविवाहित रहते हैं, इसको सिस्टर कहते हैं। और जो शादी नहीं करते हैं पुरुष में, उसको फादर कहा जाता है। द्वितीय स्टेट कहने का मतलब उसमें कुलीन वर्ग आते थे, जिसको हम लोग जमींदार कहते हैं, उसको सामंत कहते थे। तो टाइल एक प्रकार का टैक्स था जो राजा द्वारा तृतीय स्टेट पर लगता था, यानी सर्वसाधारण पर लगता था। और टाइथ एक प्रकार का धार्मिक कर था, पादरी पर लगता था। ये सारी बात हम आपको लिखे लिखाई बता दिए हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आपको नहीं बताए हैं, चलिए उसको समझाते हैं थोड़ा सा। बात ऐसा था कि फ्रांस का राजा लुई 14वां ये बुर्बो वंश का था। तो बात आती है फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महादेश का एक देश है। तो अब 5 वर्ष में ही कैसे कोई व्यक्ति राजा बन सकता है। तो वहाँ पर नियम था कि पादरी जो वहाँ के राजा से मिले हुए थे और कुलीन यानी जमींदार राजा से मिले हुए थे, तो ये दोनों जो थे समाज में राजा को टैक्स नहीं देता था। लेकिन तृतीय स्टेट कहने का मतलब मजदूर, व्यापारी, किसान जब था, इसको तृतीय स्टेट में रखा है। हैसियत जिसको आप कहते हैं कि ये राजपूत है, ये बाभन है, ये शर्मा है, ये तेली है, अपने लोग समाज में बोलते हैं। उसी तरह से फ्रांस में मजदूर, व्यापारी, किसान, गरीब, इसके बारे में तृतीय स्टेट कहते थे। और पादरी जो था, जो चर्च में रहते हैं, इसको आप लोग फादर कहते हैं, जो जीवन भर अविवाहित रहता है। जब कोई व्यक्ति चर्च में जाता था तो वहाँ पर पादरी के द्वारा कहा जाता था कि तुम्हारे भाग में ही गरीबी लिखा हुआ है, इसलिए तुम गरीब हो। और उसको वहाँ पर डराया धमकाया जाता था पादरी के द्वारा। और पादरी को बोला जाता था कि ये राजा के द्वारा जो भी बात बोली जाती है वही सत्य है। और राजा वहाँ पर वंशानुगत था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि रानी के कोख से जो जन्म लेगा वही राजा होगा। रानी के कोख से जो जन्म लेगा वही राजा होगा, उसी को वंशानुगत कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति में लुई 14वां के बाद लुई 15वां आया, लुई 16वां आया। उसी तरह से
इस तरह से राजा निरंकुश था। निरंकुश कहने का मतलब होता है जिस राजा पर हम अपने लोग अंकुश नहीं लगा सकते, निरंकुश। निरंकुश कहने का मतलब ये हुआ। अंकुश का मतलब होता है उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं, उसी को निरंकुश कहते हैं। अगर राजा मन का मनमानी करता, देख नहीं रहे, कहता मेरा शब्द ही कानून है, मैं शब्द ही कानून है, मेरा हर बात ही कानून है। हम जो बोल देंगे यानी मेरा मूड जब जो होगा वो करेंगे। अगर कोई दो व्यक्ति लड़ाई करके आया है, राजा के पास रुक गया है, तो वो बोलेगा राजा साहब ये दो व्यक्ति आया है, लड़ाई किया हुआ है। राजा का मूड अगर गर्म है तो कहेगा इस पर गिलोटिन चढ़ा दो। गिलोटिन कहने का मतलब होता है कि एक 20 किलो का भारी तलवार होता था और राजा बोल देता था इस पर गिलोटिन चढ़ा दो। एक व्यक्ति को रख देता था, जिस तरह से दुर्गा महारानी के पास जैसे छागर को बलि दिया जाता है, उसी तरह से वहाँ पर राजा के आदेशानुसार उसको बलि दे देता था। अगर कोई ये भी बात बोल दे राजा के सामने कि राजा साहब ये कोई बड़ी गलती नहीं थी, तो सबसे पहले टोकने वाले को गिलोटिन चढ़ा देता था। इतना बड़ा निरंकुश शासक था। और लोई चौधमा जो था, पादरी और कुलीन वर्ग के साथ बैठक करता था, इसी के साथ उठन बैठन था। ये सर्वसाधारण जिसको तृतीय स्टेट कहते हैं, इसके साथ कोई उठा बैठन नहीं था। ये लोग टैक्स नहीं देते थे, सिर्फ इसी पर टैक्स लेता था। टैक्स करने का मतलब हुआ, देखिएगा, गरीब आदमी पे ऐसे सिरिंज मार के यहाँ की सरकार खून निकाल लेता है। जैसे अभी हाल ही में सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, सिलेंडर मिल भी नहीं रही है। देखिएगा, मिलता भी है तो ब्लैक से 3000, 3200, 2500, 3000, 2000 ऐसे मिलता है। तो ये पैसा कहाँ जाता है? हम ही गरीब से लिया जाता है। उसी तरह से उम्मीद करते हैं इस सारी बातें को आप समझ गए होंगे। अगली कड़ी में पुनः इसमें वीडियो अटैच करेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति का यही कारण था कि स्वतंत्रता नहीं, फ्रांसीसी क्रांति का कारण था समानता। समानता कहने का मतलब ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन ये भी तो आदमी है, इसको ऐसा क्यों? इसी पर टैक्स लगता था। देख नहीं रहे, टाइल नामक एक कर था जो राजा द्वारा तृतीय स्टेट में लगाता था। तृतीय स्टेट करने का मतलब मजदूर, व्यापारी, किसान, गरीब। और टाइथ नामक एक कर था, धार्मिक कर था, जो पादरी लगाते थे। पादरी मतलब चर्च में रहने वाले। वो ईश्वर के नाम पे इसको डराता था, अगर तुम दान पुण्य नहीं करेगा तुम्हें नरक मिल जाएगा, तुम्हारे बच्चे बीमार रह जाएंगे। यानी धर्म के नाम पे डराना धमकाना। कुलीन कहने का मतलब ये जमींदार है। वैसे कई इतिहासकार मानते हैं कुलीन को, जमींदार को, ये मकड़ी के जाल के जैसा है। गरीब को माना है मकड़ी, कीड़ा। अगर मकड़ी जाके जाल में फंस जाएगा तो कुलीन उसको चूस लेता था, उसका खून चूस लेता था, इतना काम कराता था जब तक वो मर नहीं जाए। जब फ्रांस को सर्दी लगेगी तो यूरोप छींकेगा। ये हकीकत में सर्दी नहीं लगती थी और ना ही कोई छींकता था। ये टेक्निकल भाषा के शब्द है जो इतिहासकार लिखते हैं। फ्रांस में अगर कोई हलचल होती थी, पूरा यूरोप महादेश में हलचल हो जाता था। इसका मतलब यह हुआ, मतलब फॉलो करने वाला। जिस तरह से एक बार विमल का प्रचार आया था, इसमें शाहरुख खान और आपके जो भी फिल्म स्टार है उसका प्रचार किया था विमल का, और इतना ही सुन करके विमल का मार्केटिंग बढ़ गया। कहने का मतलब उसी तरह से है, फ्रांस में अगर कुछ होता था तो पूरे यूरोप महादेश पे उसकी हलचल हो जाती थी। अब हम पढ़ रहे थे लुई चौदहवां के बारे पे। लुई चौदहवां बड़ा ही क्रूर एवं निरंकुश शासक था, जो अपने मन के मौजी से जनता पर जितना मन चाहे उतना टैक्स लगाता था। वो भी सभी पर नहीं, उसमें बांट दिया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट। एक होता था विशेषाधिकार प्राप्त, जिसमें प्रथम स्टेट में पादरी था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था, सामंत था। एक था सर्वसाधारण, जिसमें दिया हुआ था तृतीय स्टेट, जिसको हमें लोग कहते थे गरीब, मजदूर, किसान, शिक्षक, इसको तृतीय स्टेट कहते थे। तो उसमें पद था अधिकारी बनने का, वंशानुगण था। कहने का मतलब जो राजा का आग पच करेगा, आगे पीछे करेगा, वही राजा के यहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, सेना में बहाल होगा। राजा का था पद पाकर योग हो सकता है। इस तरह से आजकल परीक्षा होती है, वो भी परीक्षा फेयर नहीं होती है, उसमें भी धांधली हो जाती है। कहता था पद पा लेगा ना तो योग्यता ग्रहण कर लेगा। अगर डीएम का उसमें पोस्ट है तो एक बार डीएम ही बना दो, 1 साल 2 साल 3 साल में वो सीख जाएगा। चलिए, अब लुई चौदहवां का शासनकाल समाप्त होता है। उसी बीच लुई 15वां आता है, जो बुर्बो वंश का था। उसका शासनकाल 1715 से लेकर 1774 के बीच हुआ। अब इसके कहने का मतलब यह है, इसी के टाइम हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध।
इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड फ्रांस, जिसमें फ्रांस की कड़ी तरह से हार हुई और फ्रांस पर 2 अरब लीबरे यानी वहाँ की मुद्रा थी, 2 अरब लीबरे मुद्रा कर्ज में चली गई। तो पूछता है कि फ्रांस की क्रांति में सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ। यही इंग्लैंड है, इसकी राजधानी है लंदन। एक गाना भी था, लौंडिया लंदन से रहेंगे, रात में डीजे बजाएंगे। तो वही इंग्लैंड है। और फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर। यह इंग्लैंड है जो भारत के 200 वर्षों तक राज किया था। तो हम बोल रहे थे कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध भी इसको सप्तवर्षीय युद्ध के बीच जाना जाता है। अब फ्रांस की करारी हार हो जाती है, उसी बीच आता है लुई 16वां। अब वो कहावत है कि नहीं कि बाप का जो पाप है उसके बाल बच्चे पर पड़ता है, दादा का जो पाप है उसके बाल बच्चे पर पड़ता है। उसी तरह से लुई 16वां आता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि कांटों का ताज मिला है, मतलब दुख से बड़ा, यानी पूरा ये जो है कष्टमय जीवन रहेगा इसका। ये लुई 15वां का पोता था। तो लुई 16वां 1774 से लेकर के 1792 तक इस शासन किया। तो पूछता है कि जब लुई 16वां का जन्म राजा बना था तो उसकी उम्र कितनी थी, तो वो 20 वर्ष थी। और लुई 14वां जब राजा बना था तो उसमें उसकी उम्र थी 5 वर्ष। ऐसा क्यों, हम आपको पहले बोल चुके हैं कि वहाँ के राजा वंशानुगत था, बुढ़बो वंश से चली आ रही थी। देख लेंगे सबके पीछे लुई लुई लगा हुआ है। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। जिस दिन ये पाप का घड़ा भरेगा उस दिन राजा पर भी गिलोटिन चढ़ा दिया जाएगा। हम बने रहिए। तो इसका जन्म जो है वर्साई में हुआ था, जो फ्रांस में है। ये लुई 16वां 20 वर्षों में राजा बना था। और इसकी पत्नी थी ऑस्ट्रिया। एक ऑस्ट्रेलिया महादेश है, एक ऑस्ट्रिया देश है। वो महादेश नहीं, ये देश। ये ऑस्ट्रिया की राजधानी थी मेरी अंतुआनेत। इसको मिसिज खर्चालू के नाम से जाना जाता है। वैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं इसकी 2 माह की बेटी थी, जिसके पीछे 60 प्लस नौकर लगा रखा था, मेरी अंतुआनेत। और मेरी अंतुआनेत का कहना था कि जिस नौकर के हाथ में मेरी गोदी में मेरी बेटी अगर हंस देगी तो हम अपने सोने का हार उसको दे देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से खर्चा हुआ होगा उस राज्य में। वहाँ की स्थिति कैसी होगी, बदतर हो गई होगी। ये आय के अनुसार व्यय नहीं, यानी मतलब जितना आमदनी है उतना खर्चा नहीं होता था, व्यय के अनुसार आय। पहले खर्चा कर लो, कर्जा ले लो। गांव घर में भी ऐसी होती है। कुछ महिला क्या करेगी, पहले कर्जा ले लेगी और उसके बाद लोन उठा लेगी और दूल्हा को बोलेगी पैसा भेजा जल्दी से ना। तो वही हाल है फ्रांस की। देखिए 18वीं सदी की बात है। तो अमेरिका को इंग्लैंड से लड़ने के उकसाया। अब देखिए, अब लुई 16वां जो था, इसको पता है कि मेरे दादा के समय में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस की हार हुई थी, जिसके कारण 2 अरब लीबरे मुद्रा कर्ज में चला गया। अब क्या होता है कि अमेरिका को उकसाता है कौन, फ्रांस, कि तुम अब लड़ाई करो इससे, इंग्लैंड से। वही इंग्लैंड अब अमेरिका को उकसाता है कि तुम अब लड़ाई करो, क्योंकि मेरे दादा के समय में अमेरिका और फ्रांस की, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था, इसमें इंग्लैंड हार गई थी। एक कहावत है कि कोंकण में, बाप करे कुटन पिसौना, बेटा का नाम दुर्गा दत्त। बाप को इधर जोड़ते जोड़ते 2 अरब लीबरे चला गया मुद्रा। इधर बेटा देखिए इसको पोता करा कि लड़ाई हो करो, उसके लिए मुझे जो करना पड़े। तो अमेरिका को इंग्लैंड से लड़ने के लिए उकसाया। लिफायते के नेतृत्व में अमेरिका जीत जाता है। अब इसी जीत की खुशी में अमेरिका के पास 10 अरब लीबरे का और कर्ज हो गया। अब देखिए 2 अरब लीबरे और कर्ज में था, ये 10 अरब, तब हो गया इसके पास 12 अरब लीबरे का कर्ज। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस में सर्वसाधारण था, एक था विशेषाधिकार। विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग थे समाज में, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाता था। लेकिन सर्वसाधारण, जिसको तृतीय स्टेट कहते हैं, जिसमें गरीब मजदूर किसान रहता, उस पर टैक्स लगता था। तो टोटल हो गया वो 12 अरब लीबरे कर्ज में। अब इधर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत मिसिज खर्चालू, इसकी तो खर्चा बंद होने का नाम ले ही नहीं रही है। अब करे तो करे क्या, इस खर्चा को कैसे कम करे।
चलिए इसी कड़ी में हम आपको एक वीडियो इसी में और अटैच करेंगे, आप बने रहिएगा। धन्यवाद।